हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेबिनार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग किसी न किसी टॉपिक पे जो है वेबिनार करते रहते हैं टू एनहांस योर नॉलेज। आज का जो सेशन है दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेटिंग एसक्यूएल विथ बिजी सॉफ्टवेयर। तो आज के सेशन पे या आज के वेबिनार पे हम लोग कंप्लीट एसक्यूएल के रिलेटेड समझेंगे। एसक्यूएल है क्या, क्या एडवांटेजेस है अगर हम एसक्यूएल डेटाबेस मेंटेन करते हैं बिजी के साथ। इसके अलावा एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं एसक्यूएल इंस्टॉलेशन के बेसिस पे। इंटीग्रेशन वाले कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करेंगे कि बिजी के साथ हम एसक्यूएल को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि बिजी में जो भी हम कंपनी क्रिएट करें वो एसक्यूएल डेटाबेस पे क्रिएट हो जाए। तो इसका जो बेसिकली फर्स्ट जो हम लोग सेशन ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रोडक्शन इन द सेंस व्हाट एसक्यूएल इज, एसक्यूएल क्या है, ठीक है, उसको हम लोग पहले समझेंगे। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस, दैट मीन्स कि क्या एडवांटेजेस हमें मिल सकता है अगर हम एसक्यूएल डेटाबेस मेंटेन करते हैं, ठीक है, या बेनिफिट आप कह सकते हो। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए हमें अगर हम एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हैं बैकएंड पे, जिसमें हम बिजी की जो है डेटा को हम सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है उसको हम लोग समझेंगे। एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वन बाय वन मैं स्टेप्स शेयर करूंगा कैसे एसक्यूएल इंस्टॉल होता है, तो उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। लास्ट में जो है क्यूए सेशन रहेगा जिस पे आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दैट। सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर। तो देखिए, एसक्यूएल जो है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि एक डेटाबेस है जो हेल्प करता है स्टोरेज और रिट्रीव करने में, मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है, और वो डेटा जो है इंटरलिंक हो सकती है रिलेशनल डेटाबेस के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं आरडीबीएमएस। ये डेवलप्ड और मार्केट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से। अदर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर की तरह ही एसक्यूएल जो है बिल्ड हुआ है टॉप ऑफ एसक्यूएल में एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फॉर इंटरैक्टिंग विद रिलेशनल डेटाबेस। जो भी आपके इसको हम लोग एसक्यूएल को हम लोग बैकएंड डेटाबेस बोल सकते हैं। जो भी फ्रंट एंड डेटाबेस होते हैं, जो जो भी लैंग्वेज पे हम लोग सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके साथ अगर सॉफ्टवेयर की डेटा के साथ अगर हमें बैकएंड में डेटा स्टोरेज रखनी है, तो अगर हम एसक्यूएल में रखना चाहें तो हम एसक्यूएल पे रख सकते हैं। तो एसक्यूएल जो एक तरह का सर्वर डेटाबेस है जो कि विंडोज और लिनक्स ओएस पे भी रन हो सकता है, ठीक है। अगर हम एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करें तो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो मैनेज ह्यूज डेटा वेरी एफिशिएंटली। दैट मीन्स कि डेटा साइज में अगर ज़्यादा है, अगर डेटा साइज जो है आपकी एक्सीड हो रही है, मतलब 5 GB 6 GB 7 GB हो जा रही है सिंगल कंपनी में, तो उसमें जो है वेरी एफिशिएंटली वे में, मतलब कि बहुत ही इजी वे में आप उसको मैनेज कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू। आपको इतने हैसल्स आने वाले नहीं है, मतलब कि डेटा स्पीड में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है, अगर डेटा साइज बढ़ता है तो, ठीक है। तो ये आसानी से जो है लार्ज साइज ऑफ डेटा को मैनेज कर सकते हैं। बेटर डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका डेटा साइज ज़्यादा है, तो कभी कभी हम लोग जब बिजी में काम करते हैं एक्सेस डेटाबेस में, तो देखते हैं रिपोर्ट खोलने में थोड़ी सी जो है व्यूइंग में टाइम लेता है, प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। तो एसक्यूएल होने से क्या होता है, वो प्रोसेसिंग स्पीड जो है कम हो जाता है, क्योंकि डेटा साइज और डेटा होल्डिंग कैपेसिटी एसक्यूएल में ज़्यादा रहता है। तो एक आपको बेटर एनहांसमेंट देखने को मिलेगा रिलेटेड टू दी स्पीड। बेटर डेटा रिलायबिलिटी, दैट मीन्स कि आपकी डेटाबेस की सेफ्टी सिक्योरिटी भी एसक्यूएल में बहुत ज़्यादा मतलब बेटर है, ठीक है। तो आप अपने एसक्यूएल डेटाबेस में अगर आप जो भी डेटाबेस एसक्यूएल की मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आप अपनी डेटा स्टोरेज जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं कि बिजी जो है सारे एसक्यूएल वर्जन पे सपोर्टेबल है।
अब बहुत ही आसानी से आपको जो है एसक्यूएल का एक्सप्रेस वर्जन मिल जाएगा, जो कि फ्री वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के साइट से। तो अगर आपके कंपनी या अगर आप बिजी में कोई कंपनी क्रिएट करके रखे हुए हैं एंड दैट कंपनीज डेटा साइज इज लेस देन 10 GB, सिंगल कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इजीली जो है एक्सप्रेस वर्जन पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं एसक्यूएल पे। ठीक है। और अगर 10 GB से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि डेटा स्पीड कम हो रही है, मतलब कि प्रोसेसिंग स्पीड कम हो रही है रिपोर्ट व्यू में बिजी में, तो आप जो है स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज लाइसेंस वर्जन पे जा सकते हैं। तो एसक्यूएल की जो भी वर्जन है वो सारे सपोर्टेबल है बिजी के साथ। नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स। अब जैसे अगर हम डेटाबेस के बारे में बात करें बिजी में, तो लाइसेंसिंग जो है डेटाबेस की बेसिस पे भी थोड़ी सी डिफर होती है। अगर हम एक्सेस डेटाबेस बिजी में मेंटेन कर रहे हैं या कोई एक्सेस डेटाबेस पे परचेज कर रहा है, मल्टी यूजर जो है लैन पे लिमिट अनलिमिटेड मशीन्स मोड पे रहता है। बट कॉन्करेंट का मतलब हो गया कि आपको जो एसक्यूएल डेटाबेस पे मिलेगा वो आपको कॉन्करेंट मोड पे मिल जाएगा, मतलब पर यूजर बेसिस पे मिल जाएगा। मतलब पूरी डेटा जो है एसक्यूएल पे ही रहेगी, और काउंट बेसिस पे अगर कोई कहता है कि मुझे 3 यूजर चाहिए और तीनों यूजर जो उसका वर्किंग जो है एसक्यूएल डेटाबेस पे ही होगा, सारे वर्क काम जो होगा बिजी में जो भी एंट्रीज करेंगे वो डेटा जो है एसक्यूएल पे जाके स्टोर होगा। तो इसको कॉन्करेंट यूजर कहा जाता है। तो एसक्यूएल के माध्यम से जो है आप कॉन्करेंट यूजर पे भी मेंटेन कर सकते हैं, 3 यूजर हो 4 यूजर हो, तो इसमें कोई लिमिटेशंस है नहीं। ठीक है। तो आप जितने चाहे यूजर्स को जो है ऐड कर सकते हैं रिलेटेड टू दी लाइसेंसिंग ऑफ बिजी। ठीक है। तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर 20 यूजर 25 यूजर हो गया तो आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड होता है, और आपका एसक्यूएल डेटाबेस रहेगा तो उसमें स्लो होने की चांसेस कम रहते हैं। ऑप्शंस और रिमोट एक्सेस। तो अगर आप बाहर से एक्सेस करना चाहें आउट ऑफ लोकेशन, तो एसक्यूएल डेटाबेस होने से काफ़ी इजी हो जाता है, आरटीपी एक्सेस होने में दिक्कत नहीं होती है एसक्यूएल पे। ठीक है। और वाया स्टैटिक आईपी भी तो आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाहर से। तो आपको जो है अगर रियल टाइम पे आपको एक्सेस करनी है तो आप स्टैटिक आईपी के माध्यम से सर्वर का डेटा जो है इंस्टेंटली एक्सेस करके, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ऑफिस से बाहर है तो आपके सिस्टम पे जो है बिजी आप डेमो इंस्टॉल करके रखे हैं आपके लैपटॉप पे, तो आप इंस्टेंटली सर्वर का कंपनी का डेटा जो स्टैटिक आईपी के माध्यम से एक्सेस करके व्यू कर सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एडिट करनी हो या ऐड करनी हो। अगर आपके सिस्टम पे आपके लोकल सिस्टम में लाइसेंस है तो आप एंट्री वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि रियल टाइम अपडेट हो जाएंगे सर्वर पे। एक ऑप्शन ये भी रहता है एचओबी और डेटा सिंक्रोनाइजेशन। ये एंटरप्राइज या एमरेल का पार्ट है बिजी में। तो अगर आप एंटरप्राइज या एमरेल वर्जन यूज कर रहे हैं बिजी में, तो एसक्यूएल डेटाबेस अगर आपका है सर्वर पे, मतलब कि अगर आपके सर्वर मशीन पे जो हेड ऑफिस मशीन है उसमें आपको एसक्यूएल डेटाबेस रखना है, और ब्रांच को आप एक्सेस डेटाबेस में दे सकते हैं, लेकिन ब्रांच को भी आपको एंटरप्राइज या एमरेल वर्जन ही देना है बिजी का। तो क्या हो सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे डेटा सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस करा सकते हैं। दैट मीन्स कि ब्रांच को अगर आपने इंडिविजुअल लाइसेंस दे दिया एंटरप्राइज का, तो वो अपने सिस्टम पे काम कर सकता है, उसको सर्वर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, सर्वर बंद रहेगा तो भी वो काम कर सकता है। दिन के एंड पे जो है ब्रांच नेट की डिपेंडेंसी हमेशा नहीं चाहिए। जब दिन के एंड पे वो डेटा सेंड करने जाएगा तो नेट ऑन करेगा, डेटा सिंक करके सर्वर पे आ जाएगा। अगर उस टाइम सर्वर मशीन बंद रहा तो नेक्स्ट जगह सर्वर मशीन खुलता है तो सर्वर मशीन पे ऑटो सिंक हो जाएगा, जिसके लिए जो है स्टैटिक आईपी के माध्यम से होती है। तो स्टैटिक आईपी और एसक्यूएल सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एसक्यूएल सर्वर आपको सारे जगह नहीं चाहिए, ब्रांच पे नहीं चाहिए। आप ब्रांच पे रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, मैंडेटरी नहीं है। बट हेड ऑफिस वाले सर्वर मशीन पे आपको एसक्यूएल इंस्टॉल रखना है। ठीक है। तो इसके लिए एचओबी और सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपकी एसक्यूएल मैंडेटरी हो जाती है सर्वर पे। अब आ जाते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पे। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो है, मैं थोड़ा सा मिनिमम रिक्वायरमेंट को समझा देता हूँ। बेसिकली हार्ड हार्ड डिस्क की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 6 GB की स्पेस होनी चाहिए। ठीक है। मॉनिटर में जैसे सुपर वीजीए 800 to 600 या इससे हायर रेजोल्यूशन मॉनिटर होने से बेटर है। मेमोरी एटलीस्ट 4 GB होनी चाहिए मेमोरी आपके सिस्टम पे, और ये इंक्रीज रिकमेंडेड है बिकॉज कि अगर आपका डेटा साइज बढ़ता है तो आपकी मेमोरी भी बननी है। आपके सिस्टम पे मेमोरी जो है बढ़ानी पड़ेगी अगर आपकी डेटा साइज बढ़ रही है, तो ये डिपेंड करती है डेटा साइज के ऊपर। ठीक है। प्रोसेसर स्पीड जो है मिनिमम जो है 1.4 GHz प्रोसेसर
का रहेगा, और रिकमेंडेड है कि 2.0 गीगाहर्ट्ज या इससे फास्ट होने से और अच्छा है। प्रोसेसर टाइप जो है इंटेल का हो सकता है, इंटेल Xeon प्रोसेसर यूज कर सकते हैं, AMD एथलॉन यूज कर सकते हैं, इंटेल पेंटियम 4 विद EM64T सपोर्टेबल है। ठीक है, तो ये कुछ मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है एसक्यूएल एक्सप्रेस एडिक्शन हो या एसक्यूएल स्टैंडर्ड एडिक्शन को इंस्टॉल करने के लिए। और स्टैटिक आईपी लगता है इसलिए क्योंकि अगर आप बाहर से एक्सेस कर रहे हो, आपको रियल टाइम एक्सेस चाहिए, आपके सर्वर के डेटा को एक्सेस चाहिए, तो आप आरडीपी यूज कर सकते हैं, और आरडीपी में भी स्टैटिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप डायरेक्ट आरडीपी यूज कर रहे हैं तो उससे थोड़ी सी फास्ट होती है। और स्टैटिक आईपी में क्या होता है लेकिन आरडीपी में भी एक पॉइंट ये भी रहता है कि उसमें आपको एडिशनल कॉस्ट आ जाती है, आरडीपी कॉस्ट आ जाता है। बट स्टैटिक आईपी अगर आपके रहेंगे तो डायरेक्ट स्टैटिक आईपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट आरडीपी। तो बाहर से अगर आप स्टैटिक आईपी से एक्सेस करेंगे तो आपको सर्वर का डेटा दिख जाएगा, कंपनी दिख जाएगा, आप लॉगिन करके जो है रिपोर्ट वगैरह व्यू कर सकते हैं। आपके लोकल सिस्टम में अगर लाइसेंस है तो आप एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक आईपी आपको इंटरनेट प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देगा। और जो है एसक्यूएल का पोर्ट नॉर्मली 1433 या 1434 रहता है। तो जो इंटरनेट प्रोवाइडर होता है वो स्टैटिक आईपी के साथ साथ पोर्ट ओपन भी करा देता है। तो स्टैटिक आईपी आपको हर जगह नहीं चाहिए। अगर मान के चलिए आपको सिर्फ सर्वर पे चाहिए, हेड ऑफिस में चाहिए, बाकी और कहीं पे भी नहीं चाहिए, तो जो HOPO डेटा सिंक्रोनाइजेशन भी होता है, ब्रांच से डेटा सिंक करके जो आता है वो स्टैटिक आईपी के माध्यम से ही आता है। तो स्टैटिक आईपी आपको ब्रांच वगैरह में नहीं चाहिए, सिर्फ हेड ऑफिस में चाहिए होगा, सर्वर मशीन पे। अब आ जाते हैं थोड़े स्टेप्स पे। तो ये स्टेप्स जो है मैं एसक्यूएल एक्सप्रेस एडिक्शन के बेसिस पे मैं ये गो थ्रू करा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक्सप्रेस एडिक्शन एक फ्री वर्जन है, तो आप ये माइक्रोसॉफ्ट के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको एसक्यूएल के बड़े सारे वर्जन मिल जाएंगे, एसक्यूएल 2012 मिल जाएंगे, 2019 मिल जाएंगे, 2016 मिल जाएंगे। बट सारे वर्जन सारे ओएस में सपोर्टेबल नहीं होते हैं। अगर आप विंडोज 8.1 यूज कर रहे हैं, सपोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8.1 है, तो आप उसमें जो है एसक्यूएल 2012 इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं एक्सप्रेस एडिक्शन। ठीक है, तो ये वैरी करता है, आप इंटरनेट पे भी देखोगे तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके ओएस के बेसिस पे आपको जो है वो एक्सप्रेस एडिक्शन जो है एसक्यूएल का वर्जन आपको डाउनलोड करनी है। अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हो तो आप 2016 2019 भी इंस्टॉल कर सकते हैं एसक्यूएल का। तो एसक्यूएल का दो सेटअप फाइल होता है नॉर्मली, एक्सप्रेस एडिशन, और एक आता है SSMS मतलब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इसमें जो है दो इंस्टॉल करना मैंडेटरी नहीं होता है, आप चाहे तो एसक्यूएल एक्सप्रेस एडिक्शन इंस्टॉल करके जो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल आप करके रखेंगे तो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस यही है कि आप जो है डेटा स्ट्रक्चर में मतलब आप ओपन कर सकते हैं, मतलब जो भी आप कंपनी बना रहे हो बिजी में, वो आपके एसक्यूएल पे क्रिएट हो रही है। तो एसक्यूएल का डेटा या कंपनी का डेटा स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो मैनेजमेंट स्टूडियो कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं डेटाबेस पे, तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए मैनेजमेंट स्टूडियो का रिक्वायरमेंट होता है। सपोज कोई थर्ड पार्टी एड ऑन कंपनी के साथ आप टाई अप करा रहे हैं या इंटीग्रेट करा रहे हैं बेसिक को, या कस्टमाइजेशन करा रहे हैं, तो उसमें जो है जो क्वेरी एग्जीक्यूशन की पार्ट रहती है जो मैनेजमेंट स्टूडियो के माध्यम से कर सकते हैं, या डेटा मूवमेंट जो है वो मैनेजमेंट स्टूडियो काफी उस पर बेनिफिशियल रहता है। तो आप उसको इंस्टॉल करके भी रख सकते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो को, बट मैंडेटरी नहीं है। आप एक्सप्रेस एडिक्शन इंस्टॉल करेंगे तो वही मेन डेटाबेस इंजन होता है। ठीक है, तो स्टेप्स में जो है पहला स्टेप्स में आप जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है माइक्रोसॉफ्ट के साइट से आपको एसक्यूएल एक्सप्रेस एडिक्शन मिल जाएगा। जो भी वर्जन आप डाउनलोड करें, पहले आप अपना ओएस चेक कर ले कि आपका क्या ऑपरेटिंग है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, तो उसके सपोर्टेड बेसिस पे आप जो है एसक्यूएल सर्वर का वर्जन जो एक्सप्रेस वर्जन, चाहे वो 16 हो या 19 हो या 2008 हो, वो आप डाउनलोड कर ले। सेटअप फाइल डाउनलोड करने के बाद आप उसको जो है रन करनी है। ठीक है, आप वंस आप जो इसको रन कर रहे हैं, नेक्स्ट जो स्टेप आपको दिखेगा वो एक न्यू इंस्टॉलेशन का स्क्रीन खुलेगा, जहां पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा न्यू इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स। ठीक है, तो ये जो है आप जो आप इसको जब भी क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन पे, जहां पर आप ये एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सेप्ट दी लाइसेंसिंग टर्म्स। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे, तो आपको इंस्टॉलेशन बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक करते ही ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा।
अब कभी कभी यहाँ पर भी स्टक होता है, कभी ये इशू आ जाता है कि यहाँ पर नेक्स्ट बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है, मैसेज आ जा रहा है, एरर मैसेज आ जा रहा है, काइंडली रिस्टार्ट योर सिस्टम। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप जो है सिस्टम को एक बार जो है रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप जो है सेटअप फाइल को फिर रन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में फिर जो है यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगी। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है आपको नेक्स्ट स्टेप्स जो आपको दिखेगा दैट इज दी सिलेक्शन ऑफ फीचर्स, इंटेंस जो इंस्टेंस फीचर्स है। तो इंस्टेंस फीचर्स में जो है बेसिकली आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। अब ये स्क्रीन में भी थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं एसक्यूएल एक्सप्रेस का, या आप जो है 2012 इंस्टॉल करें, तो इंस्टेंस फीचर्स वेरी हो सकता है, मतलब फीचर्स वहाँ पर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे क्योंकि अपडेटेड वर्जन है, तो फीचर्स भी आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। बट बिजी के लिए जितना रिक्वायर्ड है आप उतने में आप उसको सेलेक्ट करके प्रोसेस कर सकते हैं। तो बिजी के लिए क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, तो मेजर चीज़ जो है वो डेटाबेस इंजन सर्विस, ये आप बिजी के इंटीग्रेशन पर लगता है, तो इसको आपको एनेबल करनी है। मैनेजमेंट टूल ये लगता है, इसको आपको एनेबल करनी है। ठीक है, आप कोई और फीचर्स एनेबल करें ना चाहे करें, ये दो फीचर्स आपको मैंडेटरी होती है एनेबल करने के लिए, जो कि इंटीग्रेशन पे हेल्प करता है। इसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टिव पाथ दिखा देगा बाय डिफॉल्ट सी। अब अगर आपको लगता है कि मेरा सी ड्राइव कभी कभी फॉर्मेट होता है, तो मैं सी ड्राइव में एसक्यूएल को इंस्टॉल ना रखूँ, मैं डी ड्राइव में रख दूँ इंस्टॉल करके, तो आप चाहे तो एसक्यूएल को जो है डी ड्राइव या ई ड्राइव में भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं। तो उस केस में आप जो है पाथ में सी को सिर्फ हटा के आप इसमें डी लिख सकते हैं, बाकी कोलोन स्लैश प्रोग्राम फाइल स्लैश माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ये जैसा है वैसा रख सकते हैं। ठीक है, या चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आप सी को सिर्फ हटा के डी भी लिख सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट बटन को प्रोसेस कर सकते हैं, आपकी डी ड्राइव में एसक्यूएल इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, 6 नंबर जो स्टेप्स है, इसमें आपको एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें कि आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, डिफॉल्ट इंस्टेंस और नेम इंस्टेंस। तो ज्यादातर केसेस में आप मतलब आप कोशिश करिएगा कि डिफॉल्ट इंस्टेंस ही सिलेक्ट करें। तो इसमें बेनिफिट क्या है, आप डिफॉल्ट इंस्टेंस सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो लोकल सिस्टम, मतलब आपके मशीन का जो कंप्यूटर या मशीन का जो नेम है, मतलब जो पीसी का नेम है, वही आपका सर्वर का नेम बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप नेम इंस्टेंस सिलेक्ट करते हैं तो आपको आपको यहाँ पर अपना इंस्टेंस लिखना पड़ेगा, मतलब आप क्या इंस्टेंस बनाना चाह रहे हैं एसक्यूएल सर्वर के नाम पे, तो वो आपको इंस्टेंस यहाँ पर फिर टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट इंस्टेंस इज सजेस्टेबल एंड रिकमेंडेड कि आप उसको सिलेक्ट करें, बेटर है। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट बटन को क्लिक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है जो 7 नंबर स्टेप है, इसमें आपको एक ऑप्शन स्क्रीन आ जाएगी जहां पर आपको जो है अकाउंट नेम सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो एंटी जो ऑथोरिटी स्लैश लोकल ये आ जाएगा। अगर ये नहीं है तो आप इसमें एरो में इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको लोकल वाला अकाउंट नेम मिल जाएगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि स्टेटस टाइप जो है ऑटोमेटिक में जगह डिसेबल रहता है, तो आप उसको ये ड्रॉप डाउन बटन, ये जो एरो बटन है, इसमें क्लिक करके आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके रखना है। तो दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक रहनी चाहिए, एक तो डेटाबेस इंजन, एक तो ब्राउजर। तो ये आपने कर लिया, उसके बाद आप जो है क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 7 नंबर स्टेप्स बता दिए। अब आ जाते हैं 8 नंबर स्टेप्स पे। इसके बाद जो आपके पास स्क्रीन आएगा दैट इज द सिलेक्शन ऑफ विंडोज ऑथेंटिकेशन और मिक्स्ड मोड। ठीक है, तो आपका जो है बिजी के लिए रिकमेंडेड है कि आप मिक्स मोड सिलेक्ट करें। तो मिक्स मोड से क्या है कि आपके पास मिक्स मोड सिलेक्ट करने से आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। पासवर्ड मतलब जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहे एसक्यूएल के लिए। ठीक है, और ये कंफर्म पासवर्ड में भी वही सेम पासवर्ड डालने हैं, क्योंकि बिजी जो इंटीग्रेट होती है एसक्यूएल के साथ उसके लिए मिक्स मोड जरूरी है। क्योंकि बिजी में जब आप एसक्यूएल सर्वर नेम डालेंगे तो पासवर्ड भी पूछेगा, जो पासवर्ड आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है यूजर ऐड हो जाएगा यहाँ पर एंटी ऑथेंटिकेट सिस्टम। अगर आप कोई और यूजर ऐड करना चाहे तो ऐड बटन में क्लिक करके आप अपना यूजर सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से यूजर को आप ऐड करना चाह रहे हैं एसक्यूएल सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। इसके बाद जो आप इसको नेक्स्ट बटन में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपका 9 नंबर स्टेप में जो है एक एरर रिपोर्ट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप इसको अनसिलेक्ट करके रख सकते हैं। मतलब ये अनसिलेक्ट करने का रीजन ये कि ये ऑप्शन दिया गया
कभी भी आपके एसक्यूएल में कोई दिक्कत आ रही है, एरर आ रही है, तो ये आपको जो है एरर रिपोर्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे ले, मतलब आपका एरर को अपडेट करेगा या लेके जाएगा। तो अगर आप एक्सप्रेस वर्जन यूज कर रहे, आपको माइक्रोसॉफ्ट साइट के साथ कोई मतलब है नहीं, तो आप इसको जो है एक्सिट कर सकते हैं और इसको नेक्स्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका फिनिश हो जाएगा इंस्टॉलेशन। ये जो इंस्टॉल हुआ ये आपका एक्सप्रेस एडिक्शन इंस्टॉल हुआ, मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं। ठीक है, आप ये एक्सप्रेस एडिक्शन इंस्टॉल हो गया, मतलब आपका डेटाबेस इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं अभी। मैनेजमेंट स्टूडियो जैसे कि मैंने कहा कि मैंडेटरी है नहीं कि आपको इंस्टॉल करना ही है, तो मैनेजमेंट स्टूडियो को SSMS भी बोला जाता है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो जब भी आप सेटअप फाइल सर्च करेंगे वेबसाइट पे, तो आप अगर SSMS लिखेंगे तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का भी सेटअप फाइल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कैसे मैनेजमेंट स्टूडियो कैसा दिखता है। तो मैनेजमेंट स्टूडियो हेल्प करेगा बेसिकली, अगर आप कोई जैसे मैंने कहा कि आपको कोई डेटाबेस स्ट्रक्चर देखनी है, आपने जो भी कंपनी क्रिएट किया ओपन करके देखनी है, अगर आपको उसमें क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, किसी कोई भी कस्टमाइजेशन करना है या डेटाबेस में कुछ ऐड ऑन कराना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट स्टूडियो की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये तो था एसक्यूएल इंस्टॉलेशन का स्टेप्स जो मैंने अभी डिस्प्ले किया है। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे। इंटीग्रेशन मतलब कि आपने एसक्यूएल इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाने के बाद आप बिजी के साथ एसक्यूएल को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बैकएंड डेटाबेस आप एसक्यूएल कैसे रखेंगे। तो मैं पहले स्टेप्स दिखा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली दिखा दूंगा इसका स्टेप प्रोसेस। तो पहला स्टेप कि आपको बिजी सॉफ्टवेयर ओपन करना है। नेक्स्ट आपको जो है एक बार जो है आपका बिजी सिलेक्ट बिजी मॉड्यूल में क्लिक करना है। आपको एक बिजी ओपन करने के बाद ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट बिजी मॉड्यूल, उस पर क्लिक करने से उसके अंदर आपको डेटाबेस सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको डेटाबेस टाइप जो है MS SQL सिलेक्ट करना है। आपको दो डेटाबेस मिल जाएगा, एक्सेस जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, तो आप MS SQL सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि अपना बिजी में जो 3 तरह का एडिक्शन आता है, ब्लू या बेसिक, स्टैंडर्ड या सैफरॉन या एंटरप्राइज या एमरल्ड, तो हम लोग स्टैंडर्ड से एसक्यूएल प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है, बेसिक में एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट उतनी होती भी नहीं है, बेसिक की जो है रिलेटेड फीचर्स जो है बहुत ही लिमिटेड होती हैं, तो बहुत ज़्यादा डेटा साइज बनने का चांसेस कम ही रहता है बेसिक में। तो स्टैंडर्ड वर्जन या सैफरॉन मोड से जो है आप एसक्यूएल डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, या एसक्यूएल मोड पे बिजी की लाइसेंसिंग को जो है परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है थर्ड स्टेप में जो है आप बिजी को डेटाबेस टाइप सिलेक्ट करने के बाद बिजी को आपको बंद कर देना है, फिर से रीओपन करना है। रीओपन करने पे ही आपको ऊपर में मॉड्यूल का नाम जो है सी मोड पे आ जाएगा। मतलब कि अगर आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, अगर एस से लिखा आ रहा था, इसका मतलब है कि आपका डेटा जो है एसक्यूएल पे कन्वर्ट हो गया, मतलब कि आपका डेटा या बिजी का जो मॉडल है वो एसक्यूएल मोड पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप जो है सेट सर्वर इंफॉर्मेशन पे आपको जाना है। फिर आपको जो है सर्वर नेम, जो एसक्यूएल का सर्वर नेम है, जो मैंने बताया था कि इंस्टॉल करते वक्त अगर आप डिफॉल्ट इंस्टेंस सिलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि आपका मशीन का जो नाम है, डिवाइस का जो नाम है, वही आपका सर्वर नेम बन जाएगा, तो वही आप वहां पर डाल सकते हैं। एंड आप जो है पासवर्ड भी आपको स्पेसिफाई करने हैं, मतलब कि आप जो पासवर्ड आप एसक्यूएल इंस्टॉल करते वक्त आपने डाला था, वही पासवर्ड आपको सेट सर्वर इंफॉर्मेशन पे डालना है। और सर्वर नेम में आपका मशीन का जो है कंप्यूटर का नाम है वो आपको डाल देना है, अगर आप डिफॉल्ट इंस्टेंट में इंस्टॉल कर रहे हैं एसक्यूएल। ठीक है, तो इसका जो है एक बार मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे होता है प्रोविजन। तो सबसे पहले तो आप पहला स्टेप जो है आप बिजी को एक बार ओपन करें। और जो है आप सेलेक्ट बिजी मॉड्यूल में चले जाएं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये एक्सेस डेटाबेस सिलेक्टेड है। आप इसको MS SQL पे सिलेक्ट कर लें और इसको सेव कर लें। ठीक है, अब जो है आप इसको एग्जिट कर जाएं, फिर से आप बिजी में आ जाए। फिर आपका जो है एक्सेस के क्षेत्र में क्या दिखता है, सेट डेटा डायरेक्टली दिखता है, बट एसक्यूएल के क्षेत्र में आपको ये दिखेगा सेट सर्वर इन्फॉर्मेशन। तो सर्वर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्वर नेम मांग रहा है। तो ये सर्वर नेम कहाँ से मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने जब अपने सिस्टम में एसक्यूएल इंस्टॉल किया था तो मैंने डिफॉल्ट इंस्टेंट सिलेक्ट करके किया था। सो दैट्स वाई जो मेरा पीसी का नेम है, तो मैं पीसी में प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ,
तो मेरा पीसी का प्रॉपर्टीज में मुझे डिवाइस नेम मिल जा रहा है, मैं इसको कॉपी कर लिया और मैं यही मेरे सर्वर नेम में डाल दिया, और पासवर्ड जो मैंने एसक्यूएल इंस्टॉल करते वक्त जो मैंने पासवर्ड डिफाइन किया था वही मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब जो भी कंपनी मैं क्रिएट करूंगा वो सिंपली मेरी एसक्यूएल डेटाबेस पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने 2-4 कंपनी क्रिएट करके रखा है एसक्यूएल पे, अब ये कम का कोड देख सकते हैं। अब अगर मुझे एसक्यूएल की इस कंपनी की डेटा स्ट्रक्चर में जाना है, अगर कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, कुछ एड ऑन सेट करना है, जो भी मेरी कस्टमाइजेशन पार्टनर करके देंगे मुझे, तो उसके लिए जो मैंने कहा था कि मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल रखना है, तो अगर आप एसक्यूएल मैनेजमेंट लिखेंगे, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, SSMS भी बोलते हैं उसको, तो ये आपके पास ये आइकॉन आ जाएगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का। अगर आपने ये इंस्टॉल करके रखा है, अब जैसे मैंने देखिए 2019 इंस्टॉल करके रखा है, तो इसमें वर्जन 19 भी बता रहा है मुझे। ये एक्सप्रेस एडिक्शन मैंने इंस्टॉल करके रखा है, दिस इज द फ्री वर्जन, बोथ एक्सप्रेस वर्जन एज वेल एज द मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इसमें जो है लॉगिन बाय डिफॉल्ट ही ऐसे रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट ये ऐसे रहता है। इसमें ऑथेंटिकेशन जो है, आपको एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन लेना है, तो आपका ये, अगर मैं विंडोज ले लेता यहाँ पर, तो ये देखिए पासवर्ड और यूजर नेम कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा जो है, हमें एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन लेना है और लॉगिन में ऐसे लिखना है, पासवर्ड जो मैंने एसक्यूएल इंस्टॉल करते वक्त डाला था वही डाल के कनेक्ट करना है। तो ये मैं कनेक्ट करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझे कि जो भी आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं एसक्यूएल पे, वो डेटाबेस यहाँ जाके क्रिएट हो रही है। कॉम कोड आप देख पा रहे हो, तो आपको इसमें सारे टेबल्स वगैरह सब दिख रहे हैं। तो अगर कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहे या आपके बिजी के साथ इंटीग्रेशन करना चाहे, उसको कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, एसक्यूएल क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो ये मैनेजमेंट स्टूडियो के माध्यम से आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डेटा बैकअप लेनी है डायरेक्ट एसक्यूएल से, तो आप राइट माउस क्लिक करके जो है आप बैकअप भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिस्टम से, अगर बिजी से लेने में आपको दिक्कत आ रही है, एरर आ रही है, तो आप एसक्यूएल से भी डायरेक्ट बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एसक्यूएल को क्लाइंट सिस्टम पे एक्सेस के बेसिस पे समझे, कि अगर आपने सर्वर पे, मान के चलिए आप जो है कॉन्करेंट यूजर लिए हुए, आपने आपने 3 यूजर का लाइसेंस लेके रखा हुआ है, मतलब 3 काउंट का, आपका डेटाबेस जो एसक्यूएल में है, और आपके सर्वर के साथ 2 और सिस्टम लैन पे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो क्लाइंट सिस्टम पे जो लैन पे कनेक्टेड है, उस सिस्टम पे भी आपको एसक्यूएल इंस्टॉल रखना है। सो दैट इज नॉट मैंडेटरी। एसक्यूएल आपको सिर्फ सर्वर सिस्टम पे इंस्टॉल रखना है, एक ही जगह जहां पर आपके मेन डेटाबेस रहेंगे। और क्लाइंट कैसे एक्सेस कर पाएगा? एक सबसे पहली बात तो है, क्लाइंट तभी एक्सेस कर पाएगा जब आपका सर्वर मशीन शेयरिंग पे रहेगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आपने सर्वर पे जो एसक्यूएल इंस्टॉल करके आपने सेट सर्वर इन्फॉर्मेशन डाल दिया, तो क्लाइंट ये सर्वर नेम और पासवर्ड आपको क्लाइंट के सिस्टम पे भी डालना है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आप सर्वर से जाके आप जो है रीड सर्वर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, सॉरी आप सर्वर में हैं तो इसमें आप जो है जनरेट सिस्टम सिक्योरिटी फाइल को क्लिक करेंगे, पासवर्ड रिक्वायर आप अनटिक कर सकते हैं। पासवर्ड का मतलब हो गया कि अगर आप सिक्योरिटी फाइल को लॉक करके रखना चाहते हैं, कोई और इसको ना खोले, विदाउट पासवर्ड ये ना खुल जाए, तो आप इसको विदाउट पासवर्ड ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं या पासवर्ड ऑथेंटिकेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये सिक्योरिटी फाइल को आपको डेस्कटॉप में रखनी है और इसको जनरेट करनी है, तो आप इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये जनरेट हो जाने के बाद, जैसे मान के चलिए कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे ले लिया एक बार, या दूसरे ड्राइव में, ऑलरेडी मैंने डेस्कटॉप में लेके रखा हुआ है, तो मान के चलिए मैंने सी ड्राइव में ले लेता हूँ इसको। तो इसको जो मैंने पाथ सिलेक्ट कर लिया, जनरेट सिक्योरिटी फाइल में क्लिक कर लिया, अब ये मुझे मैसेज दे रहा है, डू यू वांट टू जनरेट अ सिक्योरिटी फाइल फॉर यूजर, ऐसे आई सेड यस। तो जैसे मैं यस करूंगा, एक सिक्योरिटी फोल्डर क्रिएट हो जाएगी मेरी ड्राइव, मतलब फोल्डर मेरी सी ड्राइव में आ जाएगी। तो जैसे मैंने सी ड्राइव में करके रखा है, तो मैं सी ड्राइव में चला जाता हूँ, तो सी ड्राइव में मुझे ये सिक्योरिटी फाइल का फोल्डर मिल जाएगा, इसके अंदर ऐसे का मिल जाएगा। तो ये फाइल मुझे क्लाइंट सिस्टम पे टैग कर देना है। अगर मैं क्लाइंट सिस्टम में हूँ, क्लाइंट सिस्टम में भी मैं खोलूंगा इसको, सिलेक्ट बिजी मॉड्यूल में जाके क्लाइंट सिस्टम में भी मैं इसको खोलूंगा एसक्यूएल डेटाबेस में, लेकिन क्लाइंट सिस्टम में एसक्यूएल इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। खोलूंगा मैं एसक्यूएल डेटाबेस पे, सिर्फ सर्वर इन्फॉर्मेशन में जाके मैं रीड सर्वर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करूंगा, और वो जो फाइल है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, जो भी सिक्योरिटी फाइल मैंने सर्वर से जनरेट किया हुआ है वो सिक्योरिटी फाइल में क्लाइंट सिस्टम पे डाल दूंगा। तो मुझे ध्यान रखना नहीं है कि क्या मैंने सर्वर नेम डाला था, सर्वर में क्या पासवर्ड डाला था, वो सिक्योरिटी फाइल से ऑटोमेटिक कैचअप कर लेगा।
अगर आप नोट डाउन करके रखना चाहते हैं और आप रीड करके ना आप मैनुअली सेट करना चाहते हैं क्लाइंट सिस्टम में, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सर्वर नेम या आपका लोकल आईपी, आपके सिस्टम का जो सर्वर सिस्टम का जो लोकल आईपी है वो भी आप डाल सकते हैं सर्वर नेम पे। ठीक है। तो इससे क्या हो कि आप क्लाइंट सिस्टम से भी आप सर्वर का कंपनी जो है एक्सेस करके काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट सिस्टम भी सेम लैन पे है या सेम नेटवर्क पे है। अगर यही चीज आउटसाइड लोकेशन पे है, मतलब लैन पे कनेक्टेड नहीं है, और आपके सपोज ब्रांचेस जो है अलग अलग लोकेशन पे, और आप रियल टाइम ब्रांचेस को एक्सेस देना चाह रहे हैं, और आप आरटीपी यूज नहीं करना चाह रहे हैं, आप जो है डायरेक्ट स्टैटिक आईपी के माध्यम से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर से आप स्टैटिक आईपी ले रहे हैं वो जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग करा देता है। पोर्ट नॉर्मली एसक्यूएल का 1433 होता है। जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो स्टैटिक आईपी जब देते हैं तो वो ऑलमोस्ट पोर्ट सारे ओपन कर देते हैं, फिर भी हम उनको कह देना बेटर होता है कि आप सारे पोर्ट ओपन रखें। जब आप एसक्यूएल इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम पे, तो आपका पोर्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट प्रोवाइडर ने पोर्ट ओपन करके रखा है सारे पोर्ट आपके स्टैटिक आईपी पे राउटर पे, तो आपका जो एसक्यूएल का पोर्ट है 1433 वो ऑटोमेटिकली ओपन दिख जाएगा। ठीक है। तो उस केस में जो है एक पॉइंट और मैं नोट ऐड कर देता हूँ। जब भी आप एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं, मतलब कि एक्सप्रेस एडिक्शन इंस्टॉल करते हैं, और आप जो है इसको जो है पोर्ट आप चाहते हैं कि पोर्ट ओपन रहें, या आपने एसक्यूएल इंस्टॉल कर दिया फिर भी पोर्ट क्लोज दिखा रहा है आपको, जो कि रिक्वायर्ड होती है, मैंडेटरी होती है पोर्ट ओपन, ताकि आप डेटा जो है आप स्टैटिक आईपी के माध्यम से एक्सेस कर पाए या एचओपी सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से कर पाए। तो इसके लिए जो है एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगर मैनेजर होता है। तो आप, हालांकि मेरा सिस्टम पे विंडोज 11 इंस्टॉल है, तो मैं इसको जो है इसको कहाँ से मुझे मैं निकाल सकता हूँ इसको कॉन्फ़िगर मैनेजर को, तो कंप्यूटर मैनेजमेंट से निकाल सकता हूँ। मैंने सर्च में लिख दिया था कंप्यूटर मैनेजमेंट, तो इसके अंदर जो है मुझे सर्विस एंड एप्लीकेशन के अंदर मुझे एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगर मैनेजर के अंदर ये मुझे सर्विस मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि ये मेरा सर्विस रनिंग है। एक तो मेरा एम एस एसक्यूएल सर्विस रनिंग रहे। अगर ये स्टॉप्ड है तो मुझे इसको राइट माउस क्लिक करके इसको जो है स्टार्ट करने हैं। ठीक है। और ब्राउजर भी मेरा रनिंग होना चाहिए। अगर मेरा स्टॉप है तो मैं इसको स्टार्ट करना है। तो ये मेरी, अगर कोई लैन पे भी कनेक्ट कर रहा है तो उसके खेत में भी मेरी ब्राउजर या एम एस एसक्यूएल रनिंग दिखनी चाहिए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जब भी आपका एक्सप्रेस एडिक्शन इंस्टॉल हो जाएगा तो आप एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगर मैनेजर में जाके इस सर्विस को चेक कर सकते हैं कि आपका ये रनिंग है कि नहीं है। कभी कभी इसके कारण से भी जो है कनेक्शन नहीं हो पाती है, क्लाइंट सिस्टम को एसक्यूएल सर्वर डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज आ जाता है। ठीक है। भले ही उसका जो है सर्वर सिस्टम शेयरिंग क्यों ना रहे, अगर यहाँ पर जो है रनिंग स्टॉप है या ब्राउजर स्टॉप है तो वो आपको एक बार चेक कर लेना है। दूसरा जो है इसके अंदर जो है आपको एक ऑप्शन और दिख जाएगा, जैसे दैट इज की एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क। तो इसके अंदर आपको प्रोटोकॉल्स फॉर एम एस एसक्यूएल दिखेंगे, तो इसमें आपको टीसीपी आईपी दिखेंगे, तो ये भी आपका एनेबल होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है, पोर्ट क्लोज दिखेगा। तो आपको टीसीपी आईपी के अंदर प्रॉपर्टीज में भी आपको देखनी है कि आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस में टीसीपी पोर्ट जो है आपका 1433 या 1434 बैठा हुआ है कि नहीं। तो ये पोर्ट अगर आप यहाँ पर डिफाइन करके रख देते हैं तो आपका पोर्ट ओपन दिखेगा। हो सकता है इंटरनेट प्रोवाइडर ने कह दिया कि पोर्ट ओपन है, आपने एसक्यूएल इंस्टॉल कर दिया, फिर भी आपका पोर्ट क्लोज दिख रहा है, आप एचओपी और कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे, स्टैटिक आईपी के माध्यम से जो है रियल टाइम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक तो ये सर्विस आप देखेंगे कि इसका रनिंग है कि नहीं, ब्राउजर रनिंग है कि। दूसरा ये एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल फॉर एमएस एसक्यूएल मिल जाएगा, तो इसमें आपको देखना है ये टीसीपी एनेबल है कि नहीं। अगर ये एनेबल है, इसके अंदर राइट माउस क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाने, और आईपी एड्रेस में जो भी आप आईपी, आपका आईपी एड्रेस है IP4 के अंदर आप जाएंगे, तो आपका जो भी सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो डाल के यहाँ पर टीसीपी पोर्ट डाल के आप इसको ओके कर देना है। फिर एक बार जो है आप सर्विस में आ जाए और ब्राउजर जो है इसको एक बार रीस्टार्ट कर दें, या एमएस एसक्यूएल को जो है एक बार राइट माउस क्लिक करके रीस्टार्ट कर लें। ठीक है। तो फिर आपका पोर्ट ओपन हो जाएगा, या एसक्यूएल सर्वर डज नॉट एग्जिस्ट का जो ये इशू है, एरर है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है अगर आप स्टैटिक आईपी के माध्यम से बाहर लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं। इवन आरटीपी के माध्यम से भी अगर एक्सेस करना चाहे तो एसक्यूएल वाले वर्जन पे आप एक्सेस कर सकते हैं। और लैन पे जो है आपको जो है लैन पे हर एक सिस्टम पे एसक्यूएल इंस्टॉल रखना नहीं है। इवन जहाँ बाहर भी आप जो एक्सेस कर रहे हैं स्टैटिक आईपी के माध्यम से, उसमें भी आपको एसक्यूएल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप स्टैटिक आईपी के आपको सिर्फ मॉड्यूल सिलेक्ट करनी है एसक्यूएल मोड पे, ताकि आप जब बिजी खोले तो आपको ये सेट सर्वर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, जहाँ पर आप स्टैटिक आईपी या सर्वर का नेम डाल के रखें। तो जो बाहर लोकेशन से एक्सेस करेगा उसको वहाँ पर फिर ये स्टैटिक आईपी डालना है।
जो भी स्टैटिक आईपी के माध्यम से वो एक्सेस करना चाहे वो स्टैटिक आईपी डालेगा, और 1433 या 1434 जो भी एसक्यूएल का पोर्ट राउटर में ओपन रहेगा वो यहाँ पर सर्वर नेम में डाल के रखना है, और जो एसक्यूएल का पाथ है, जो मतलब जो सर्वर मशीन में एसक्यूएल इंस्टॉल किया गया था, जो पासवर्ड था, वो डाल के रखना है। तो कोई कई कई लोकेशन से भी, कोई कहीं से भी आप जो है स्टैटिक आईपी के माध्यम से आपको सर्वर का कंपनी दिख जाएगा अगर सर्वर मशीन ऑन है तो। ठीक है। और अगर आप कॉन्करेंट यूजर खरीदते हैं, मतलब कि अगर बिजी से जो आप क्लाइंट सर्वर मोड पे एसक्यूएल मोड पे आप अगर लाइसेंस परचेज करते हैं, जैसा अभी देखिए मैंने क्लाइंट सर्वर मोड किया तो ऊपर में मॉडल का नाम जो है इसी आ गया, क्योंकि मैं एंटरप्राइज यूज कर रहा हूँ और एसक्यूएल मोड पे यूज कर रहा हूँ। तो कॉन्करेंट यूजर मतलब पर यूजर पे बेसिस पे रहती है प्राइसिंग। और दूसरी बात है कि आपका जो भी यूजर ऑपरेट कर रहा है या एंट्री कर रहा है, सारा डेटा जो है एसक्यूएल पे सेव हो जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस पे मेंटेन होगी। और इसमें जो है आपका एक्सेस के क्षेत्र में क्या होता है, हमें सर्वर मशीन में हमेशा बिजी ओपन रखना होता है, बिजी को मिनिमाइज करके रखना होता है, भले हम काम करें चाहे ना करें, अदरवाइज क्लाइंट सिस्टम में डेमो मोड आ जाता है। बट एसक्यूएल के क्षेत्र में एडवांटेजेस ये है कि आपको बिजी हमेशा ओपन रखना नहीं है सर्वर पे, आप बिजी को क्लोज करके भी रख सकते हैं, बट एक डोंगल सर्वर होता है। ठीक है। एसक्यूएल अगर मोड पे आप लाइसेंसिंग परचेज कर रहे हैं तो आपको सर्वर मशीन पे जो है, आपको बिजी इंस्टॉल करने के बाद आपको एक डोंगल सर्वर का आइकॉन मिलेगा। ये एप्लीकेशन को आपको ओपन रखना है, रन करना है, तो ये रन रहेगा, मतलब ये ओपन रहेगा। इस पे सर्वर नेम जो है, सर्वर नेम आपको जैसे, ये सपोज मान के चलिए, जूम कर लीजिए, ये मेरा सर्वर सिस्टम है, तो मेरे सर्वर पे डोंगल सर्वर ओपन रखना है ताकि क्लाइंट सिस्टम को लाइसेंस एक्सेस मिल जाए। क्योंकि क्लाइंट सिस्टम में तो हमें लाइसेंस रखना नहीं है, हम सारे लाइसेंस, काउंट लाइसेंस जो है सर्वर पे ही रखेंगे। तो उस केस में जो है हम ये डोंगल सर्वर पे मेंटेन कर सकते हैं। एक बार जो है मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने सर्वर नेम डाल दिया, यूजर डाल दिया ऐसे, और जो भी मैंने पासवर्ड एसक्यूएल इंस्टॉल करते वक्त मैंने मेंशन किया था वो हमने पासवर्ड यहाँ पर डाल के इसको सेव कर दिया। तो ये वन टाइम है। अब देखिए मेरे पास लाइसेंस एक काउंट का है तो अभी वन काउंट दिखा रहा है। अगर आपने थ्री काउंट का लाइसेंस लिया, मतलब थ्री यूजर एक साथ लैन पे काम करेगा, और काम एंट्री जो भी करेगा वो एसक्यूएल पे जाके स्टोर होगा डेटा। तो यहाँ पर जो है इसको स्टार्टअप में रखेंगे, तो जब भी आपका सिस्टम ऑन होगा तो ये ऑन होकर मिनिमाइज होकर रह जाएगा। तो दूसरा जो क्लाइंट से वर्क करेगा, तो जो लैन पे कनेक्ट रहेगा, तो उसके लिए उसको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसको डेमो मोड नहीं दिखेगा, वो कंपनी बिजी ओपन करेगा तो उसको लाइसेंस वैलिडेट मिल जाएगा, और वो आपको उसमें आपका कंपनी भी दिख जाएगा, अपने सर्वर में जो कंपनी बना के रखा है। तो एसक्यूएल के क्षेत्र में ये डोंगल सर्वर आपको सर्वर में ओपन करके रखना है, आपको बिजी हमेशा ओपन करके रखना नहीं है, बिजी को आप क्लोज करके भी रख सकते हैं सर्वर पे। ठीक है। अगर हम पुराने डेटा जो भी एक्सेस में है उससे हम एसक्यूएल में कन्वर्ट करना चाहें डेटा को, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन भी रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेस का ऑप्शन दिया गया है। तो अभी जैसे हम एसक्यूएल वाले कंपनी में लॉगिन है, तो हमने एसक्यूएल कंपनी में हमने एक कंपनी क्रिएट कर लिया, उस पर मैं पुराना एक्सेस का डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो एक्सेस का जो भी कंपनीज के पाथ है, अगर मेरे पास डी ड्राइव में कंपनीज हैं, ठीक है, डेटा फोल्डर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर जितनी कंपनीज हैं मैंने डेटा फोल्डर सिलेक्ट करके इस एरो बटन पे क्लिक कर लिया। तो इससे मुझे कंपनी दिख जाएगी, जो भी कंपनी को मुझे उस नए कंपनी में डेटा को ट्रांसफ़र कराना है, नया मतलब कि एसक्यूएल में जो नया कंपनी मैंने अभी क्रिएट करके रखा है, लॉगिन करके रखा है, उसमें इस कंपनी का डेटा ट्रांसफ़र करना है। ये कंपनी का डेटा जो है एक्सेस पे है। मैं ये कंपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसका यूज़र नेम पासवर्ड जो है डाल के फिर मैं ये इंपोर्ट बटन प्रेस करूँगा तो मेरा डेटा जो है कन्वर्ट हो जाएगा, पुराना डेटा जो भी एक्सेस का डेटा है एसक्यूएल पे। ठीक है। This is the basic things that you can follow to integrate SQL with Busy, or you can use SQL database in Busy. मैंने लगभग जो भी एसक्यूएल के स्टेप्स है मैंने इस वेबिनार के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश की है। एंड आपको जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, मतलब स्टेप्स जो दिख रहे हैं, ये जो है मैंने जो प्रोसेस स्टेप्स दिखाए ये 2008 एसक्यूएल वर्जन जो 2008 एक्सप्रेस एडिक्शन उसके बेसिस पे दिखाया है। अगर 19 इंस्टॉल करते हैं या एसक्यूएल 2016 इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो स्क्रीन व्यू है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट
मेक श्योर करना है कि कुछ चीज़ें जो है आपको मेंटेन करनी है जब भी आप एसक्यूएल इंस्टॉल करें। तो मैं उसको फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला चीज़ तो है कि आप जो है इसमें आपको जो है इंस्टेंस जो है आपको मिलेगा, मतलब कि इंस्टेंस फीचर। तो इसमें आपको डेटाबेस इंजन सर्विस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मल्टीपल फीचर्स मिल सकते हैं, बट डेटाबेस इंजन आपको सिलेक्ट रखना ही है, मैनेजमेंट टूल सिलेक्ट रखना है। सेकेंड थिंग कि आपका जो है डिफॉल्ट इंस्टेंट या नेम इंस्टेंट सिलेक्ट कर सकता है। रिकमेंडेड है कि आप डिफॉल्ट इंस्टेंट सिलेक्ट कर ले, ताकि आपका जो कंप्यूटर का नाम है वही आपका एसक्यूएल का नाम बन जाए। ठीक है। इसके थर्ड जो है आपको इसमें आप इसको जो है, अगर आपको डिजेबल दिख रहा है यहाँ पर ब्राउजर पे, तो आप इसको डाउनलोड बटन क्लिक करके इसको जो है ऑटोमेटिक मोड कर ले। तो मेक श्योर करें कि डेटाबेस इंजन और ब्राउजर जो है स्टेटस जो है स्टार्टअप टाइप जो है ऑटोमेटिक मोड पे रहे। ठीक है। इसके बाद जो है आपको मिक्स मोड, दिस इज मोस्ट वाइटल पॉइंट, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि एसक्यूएल हमेशा आपको मिक्स मोड पे इंस्टॉल करना है। ठीक है। आप अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड पे इंस्टॉल कर देंगे तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजी में जब आप सर्वर इन्फॉर्मेशन डालने जाएंगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड तभी दे पाएंगे जब आप एसक्यूएल को मिक्स मोड पे इंस्टॉल करेंगे। तो मिक्स मोड ऑन करते ही आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। फिर आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आप फॉलो करेंगे तो आपको आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बिजी के साथ। ठीक है। और बिजी एसक्यूएल की जितने भी वर्जन है, एसक्यूएल 2012 हो गया, 8 हो गया, 2019 हो गया, सारे वर्जन सपोर्टेबल है। हाँ, ओएस वाइज सपोर्टेबल नहीं हो सकता है कि विंडोज 8 अगर आप इंस्टॉल करके रखें और आप एसक्यूएल सर्वर 2012 इंस्टॉल करने जा रहे हैं और आपका ओएस 8.1 है, तो वो बता देगा कि सपोर्टेबल नहीं है। तो आप ये नेट के माध्यम से भी गो थ्रू कर सकते हैं कि आप जो भी ओएस यूज कर रहे हैं, मतलब आपकी जो भी ओएस इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, विंडोज 10 है तो आप 2008 इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप 2012 इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज 11 है, 2016 19 भी इंस्टॉल कर सकते हैं एसक्यूएल का वर्जन। ठीक है। तो एसक्यूएल का वर्जन भी ओएस के ऊपर सपोर्टेबल है। तो जो जैसा ओएस है उस हिसाब से आप जो है एसक्यूएल का वर्जन को इंस्टॉल रख सकते हैं। एंड एक्सप्रेस इज अ फ्री वर्जन, तो आपको आसानी से ये वर्जन मिल जाएगा। आपको ये सेटअप फाइल माइक्रोसॉफ्ट के साइट से मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे एसक्यूएल सर्वर, अगर मान के चलिए आप 2008 इंस्टॉल करने वाले हैं, तो एसक्यूएल सर्वर 2008 एक्सप्रेस एडिक्शन बोल के लिखेंगे तो आपको डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट का डाउनलोड साइट मिल जाएगा। वहीं से आप जो है इंसर्ट होके आप जो है वहाँ से सेटअप फाइल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एसक्यूएल का एक्सप्रेस एडिक्शन दैट इज मैंडेटरी, आपको इंस्टॉल रखने हैं। मैनेजमेंट स्टूडियो इज नॉट मैंडेटरी, आप इंस्टॉल कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल रखेंगे तो एडवांटेजेस यही कि आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर देखनी है, आपको कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, ये आपको कुछ इंटीग्रेशन करानी है, तो वो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है मैनेजमेंट स्टूडियो के माध्यम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी किसी की कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप जो है क्यूए चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।